नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल दिल्ली आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को 100% टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से महाराष्ट्र की 4 दिन की यात्रा पर। आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। भारत और मालदीव के बीच 11वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास कड़घू द्वीप में कल से। मुंबई में भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 540 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम जीत से 5 विकेट दूर। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर सम्मेलन आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। दोनों नेता आमने सामने की भी बातचीत करेंगे। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज रात भारत पहुंचेंगे। वो प्रथम भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कल सुबह एक बैठक करेंगे। 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर जयशंकर भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि रूस का पक्ष विदेश मंत्री श्री लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रखेंगे। भारत और रूस की वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी के लिए बातचीत करने की सर्वोच्च संस्थागत प्रणाली है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अभी तक दोनों देशों के बीच 20 वार्षिक शिखर बैठक हो चुकी हैं। रूस भारत का काफी लंबे समय से एक भरोसेमंद भागीदार देश रहा है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ व्यापक सहयोग है। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक एक क्रेता विक्रेता साझेदार के रूप में शुरू होकर अब उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन तक पहुंच गया है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के साथ साथ भारत में Su-30 लड़ाकू विमान और T-90 टैंक का उत्पादन इस सहयोग के प्रमुख उदाहरण है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने रूस के साथ 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के संयुक्त उत्पादन की योजना को मंजूरी दी है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में भी रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। इस समय कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी रूस के सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश की क्षेत्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में 57वें बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि देश की सीमा सुरक्षित होने से ही विकास संभव है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है।
हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च तकनीक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा सुरक्षा बल 6,000 किलोमीटर से अधिक सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान देश ने बीएसएफ और पुलिस का मानवीय चेहरा देखा। श्री शाह ने कहा कि महामारी के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ ने न केवल 2.5 करोड़ पौधे लगाए बल्कि उनकी देखरेख भी की। गृहमंत्री ने जवानों के हौसले और वीरता की सराहना की। उन्होंने शहीदों और अन्य जवानों की सेवाओं तथा दायित्व निर्वाह के लिए उनकी पत्नियों को पदक देकर सम्मानित किया। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि देश के जवान सदैव राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को विफल करते रहेंगे। श्री शाह ने बाद में जयपुर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधि संकल्प सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कई जन कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान 2 वर्ष से देश में केंद्र सरकार तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। कोरोना के बाद काफी लोगों के रोजगार प्रभावित हुए। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। तत्काल काफी सारी दुकानें, सारी फैक्ट्रियां बंद रही तो गरीब को रोज क्या खाना वो दिक्कत थी। 80 करोड़ गरीबों को देश में मोदी जी ने हर महीना 2 साल तक 5 किलो अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखने का काम किया है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें ज्यादा कटौती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ आंदोलन की जगह गरीब हटाओ नारे को चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, लेकिन वो इसमें विफल रही है। महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 और मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज सामने आया है। इन्हें मिलाकर भारत में अब तक 12 रोगियों में नया वेरिएंट पाया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सभी उपाय पूरी सतर्कता से लागू करें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के लगभग 50% पात्र लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 8,895 नए मरीजों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 99,155 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को 100% टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में आयोजित एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बिलासपुर एम्स को अगले 6 महीने में पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश और समूचे क्षेत्र को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। श्री नड्डा ने कहा कि दिल्ली के बाहर एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना थी। उन्होंने कहा कि देश भर में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही संभव हुआ है। बिलासपुर एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले रखी थी और इसका निर्माण कार्य 1 साल पहले पूरा होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये एम्स हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की ज्ञान शक्ति को स्वीकार किया है।
ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, अब नासा में चले जाओ, और नासा में 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है दोस्तों। दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी देखो, सभी बड़ी कंपनी में 10 में से 3 नहीं, 10 में से 7 ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ भारतीय है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत कोविड टीकाकरण अभियान पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 से सुना जा सकेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कोविंद कल रायगढ़ किला जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो मंगलवार को पुणे में लोहेगांव के वायुसेना केंद्र का दौरा करेंगे और वहां उड़ान प्रदर्शन देखेंगे तथा वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नागालैंड की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों को न्याय दिलाने और घटना की पूरी जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाएगा। नागालैंड में कल शाम मोन जिले के ओटिंग गांव में हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। सूत्रों के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब कुछ दिहाड़ी मजदूर तिरु क्षेत्र के एक कोयला खदान में काम करने के बाद ट्रक में लौट रहे थे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मणिपुर के लिए आयुष विकास पैकेज की घोषणा की। श्री सोनोवाल ने इम्फाल में बताया कि आयुष मंत्रालय ने मणिपुर में 15 आयुष डिस्पेंसरियां, 10-10 बिस्तरों वाले 7 अस्पताल और 50 स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र निर्मित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने राज्य के प्रत्येक जिले में 16 नर्सरी विकसित करने तथा 100 स्कूलों में औषधि बगीचे बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और मणिपुर के लोगों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर समेत समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल दिल्ली आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को दोनों टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से महाराष्ट्र की 4 दिन की यात्रा पर। आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। भारत और मालदीव के बीच 11वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास करदू द्वीप में कल से। मुंबई में भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 540 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम जीत से 5 विकेट दूर।
और एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक है और इसके चलते प्रतिदिन 4 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वो ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण AIS देखकर टीडीएस और कर भुगतान की पुष्टि कर लें ताकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी हो। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वो AIS विवरण में अंकित डेटा को अपनी बैंक पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 और म्यूचुअल फंड या इक्विटी की खरीद बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन से भी मिलान कर लें। संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 22 महीने के बाद निजी सदस्य कामकाज पूरे समय तक चला। पहले सप्ताह में व्यवधानों और स्थगनों के कारण सदन का 50% से भी अधिक समय नष्ट हुआ। बृहस्पतिवार को सदन की बैठक अपने निर्धारित समय से 33 मिनट अधिक समय तक चली। पहले सप्ताह में निर्धारित समय के संदर्भ में सदन की कुल उत्पादकता करीब 50% रही। ये शुक्रवार को 100% और बृहस्पतिवार को 95% दर्ज की गई। ये राज्यसभा में कामकाज के सुचारू संचालन के बहाल होने के संकेत हैं। भारत और मालदीव के बीच कल से मालदीव के कड़धू द्वीप में 11वां एक्वेरिन अभ्यास शुरू होगा। इसका समापन 19 दिसंबर को होगा। ये अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों को जल और थल दोनों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और विद्रोह अभियान को कुचलने में मदद करेगा। इससे उनके बीच सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियां और अनुभव साझा करने में तालमेल बढ़ेगा। कठोर प्रशिक्षण के अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास में रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सैन्य अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा आयामों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संधायक को आज कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से हिंद महासागर में गश्त के लिए उतारा गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पहले सर्वेक्षण पोत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर बल देता है। उन्होंने कहा कि ये जहाज अपने नाम के अनुरूप समुद्री क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाएगा। संधायक का अर्थ होता है कोई ऐसा जो स्पेशल सर्च करता है। मुझे विश्वास है कि यह जहाज अपने नाम को सार्थक करेगा और हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री में अपना विशेष स्थान बनाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है।
आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। अंधकार से कंपित धरनी झलक उठी कौन आया। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी श्री औरोबिंदो घोष को, जिनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे। ध्यान धन से तू बांधा लोक लोक मिलाया। औरोबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1972 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया। भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम केस में इन शब्दों के साथ औरोबिंदो घोष का बचाव किया। इस विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के लंबे समय बाद भी उनके शब्द गूंजते रहेंगे और न केवल भारत बल्कि सुदूर महासागरों और पूरी धरती पर पुनः पुनः गूंजते रहेंगे। कारावास में औरोबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। उत्तरपाड़ा में श्री औरोबिंदो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से योग और आध्यात्मिक अनुभव की बात की। उत्तरपाड़ा में उनके संबोधन के कुछ अंश। औरोबिंदो बाद में पौंडीचेरी चले गए और राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने शेष जीवन समग्र योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। युक्त हुई दैन्य घटाएं। उनके प्रमुख साहित्य में द लाइफ डिवाइन महत्वपूर्ण है। इसमें समग्र योग के दार्शनिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सिंथेसिस ऑफ योग में समग्र योग के सिद्धांतों और विधियों का वर्णन है। सावित्री ए लेजेंड एंड सिंबल उनकी सबसे लंबी कविता है, जिसमें 24,000 से अधिक पंक्तियां हैं। श्री औरोबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आशा थी कि राष्ट्र किसी अस्थायी उपाय के रूप में इस तरह का समाधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। घोष को 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को श्री औरोबिंदो घोष का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। महान गुरु, दार्शनिक और राष्ट्रवादी औरोबिंदो घोष को शत शत नमन। பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள் பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள்। आज लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रामास्वामी कृष्णमूर्ति की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। रामास्वामी कल्कि कृष्णमूर्ति के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कल्कि का जन्म पुतमंगलम में हुआ था।
छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने 1921 में पढ़ाई छोड़ दी। बाद में कल्की कृष्णमूर्ति अग्रणी तमिल लेखक के रूप में उभरकर सामने आए। उन्होंने 1941 में तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्की की शुरुआत की। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पुन्नियन सेल्वन भी लिखा, जो चोल साम्राज्य पर आधारित है। पल्लव साम्राज्य पर भी उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। संपादकीय और राजनीतिक लेखों के अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं भी लिखीं। 55 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में रामास्वामी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इस महान भारतीय देशभक्त को शत शत नमन। आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फिल्म अभिनेता कबीर बेदी से भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। कबीर बेदी ने कहा कि उन्होंने अपना करियर आकाशवाणी के साथ शुरू किया था। It's more than 50 years ago that I started my career out here. And it was my first job, and I was working in All India Radio because I was studying at St. Stephen's College. I got the marks to get in, but my parents were such idealistic people and lived such idealistic lives, fighting for the freedom of the country, working with Tibetan refugees, philosophers, religious people. They had no money. So I had to work my way through college. And one of the ways I did that was working with All India Radio, and I must thank them for giving me my first job. In fact, my book begins with interview with the Beatles that I managed to get as a cub reporter of All India Radio, and that was quite an adventure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के संस्कार धाम के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत के लिए टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका छात्रों के बीच जाना और उन्हें खेलकूद तथा फिटनेस के लिए प्रेरित करना सराहनीय कदम है। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास से खेल और योग के प्रति लोगों में दिलचस्पी बढ़ती है। मुंबई में भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 540 रन का लक्ष्य रखा है। आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए थे। भारतीय टीम जीत से 5 विकेट दूर है। भारत ने आज 7 विकेट पर 276 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी। दक्षिण कोरिया में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हरा दिया है। ड्रैगफिल्कर गुरजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल किए। भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत को कांस्य पदक के मैच में फ्रांस से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए एकमात्र गोल सुदीप चिरमाको ने किया। इस समय खिताबी मुकाबले में जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल दिल्ली आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के राजस्थान में 9 और महाराष्ट्र में 7 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश की 50% वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को 100% टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से महाराष्ट्र की 4 दिन की यात्रा पर। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। भारत और मालदीव के बीच 11वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास कड़धू द्वीप में कल से। मुंबई में भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 540 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम जीत से 5 विकेट दूर। और एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।